दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों क्या कहें कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हमने कल फिर से जो है भव्य दृश्य देखे। शपथ ग्रहण किया गया। प्रधानमंत्री पद पर जो है तीसरी बार बैठने वाले मोदी साहब ने ये फिर से कहा तीसरी बार कि मैं न्याय सम्मत कार्य करूंगा, द्वेष और राग किसी के प्रति ना रखूंगा। लेकिन पिछले 10 साल में वो क्या करते आए हम लगातार देखते आ रहे हैं। और उसके बाद अब तो आज ये है कि भाई जब शायद आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तब तक शायद पोर्टफोलियोज डिसाइड हो गए होंगे या नहीं भी हुए होंगे। अब तो वो सब उनकी मर्जी पर है, अब वो आज करें या कल करें, जैसे जब करें। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी हम जो एक चीज चुनाव के बाद भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि ये चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हुए, ये चुनाव भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं। इस चुनाव में भी धांधली हुई है। भले ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तंज कसते हुए ये कहा कि भाई किसी का फोन आया तो मैंने पूछा कि वो ईवीएम जिंदा है कि मर गया, तो हम लगातार दूसरी बार कह रहे हैं आज कि वो महाराज ईवीएम तो बिल्कुल जिंदा है। सिर्फ ईवीएम नहीं, हर तरह की वो प्रवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां जिसमें जिसको किया जा सकता था चुनाव जीतने के लिए, वो सब जिंदा है। धांधली सिर्फ मशीन से ही नहीं होती, धांधली मशीनरी से भी होती है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट मशीनरी कहते हैं। तो सबका मिला जुला जो दुष्प्रभाव है वो इस परिणाम पर बिल्कुल है। हमने तो कहा था विपक्ष इस पर मुद्दा उठाए, विपक्ष ने कहा भी कि वो पूरी तरह से इसको इकट्ठा करके, साक्ष्य इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाला है। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो फिर वो कोर्ट में जाने वाला है। लेकिन सवाल हमारा जो आज है वो ये बनता है, ठीक है हमने बहुत सारे इस पर वीडियो बना दिए कि भाई चुनाव आयोग जो है वो निर्लज्ज है, बेशर्म है, सोया हुआ है, या पता नहीं क्या क्या हमने कहा, और वैसा ही उनका बर्ताव था। हालांकि बड़ी बेशर्मी से राजीव कुमार साहब आते रहे जब जब उनको कहा गया जाने के लिए मीडिया के समक्ष, और वो रटा रटाया जो उनका एक जो रट्टा मारा हुआ डायलॉग था वो लगातार बोलते रहे और इतनी बेतुकी शायरियां करते रहे कि पूछे मत। खैर, हमने कहा पिछले कार्यक्रम में कि ये 143 सीटें ऐसी है जहां पे धांधली की बू आ रही है। आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व है। पंजाब से हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब। ये जो है ना वो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में वो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पूरा शाखा होती है वर्टिकल, उसके डीन के तौर पर उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय एक अपनी जो है कारकिर्दी उनकी रही है। बहुत उनका योगदान रहा है लिटरेसी मिशन में, इस देश के लिटरेसी मिशन में, साक्षरता अभियान जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें वो एडवाइजर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और इसके अलावा समाज से सरोकार रखते हैं, बहुत चिंतन मनन होता है उनका, उनको बहुत ही पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है। और हमने कहा कि क्योंकि हमको पता चला कि गर्ग साहब के ने भी जो है कुछ ऐसा आकलन किया है इस पूरे मशीन और मशीनरी के इस चुनाव में हुए धांधली वाले मामले में, तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार हमारे दर्शकों के लिए भी आप अगर आप आए और उनसे भी जो है आप अपनी सोच और जानकारी साझा करें। तो उन्होंने सहर्ष जो है वो आमंत्रण स्वीकार किया। हम उनको हमारे साथ जोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। मैं आपका ये ऑडियो जो है, ऑडियो आपका म्यूट था। हाँ, आपका स्वागत है सर जी, मैंने कर दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं शुरू करूं, कुछ सवाल करोगे आप? बिल्कुल सर, बस बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आप ऐसा है, बताएं कि क्या आपने आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका जो परिचय दिया है, उसे ही पता चल जाता है लोगों को कि भाई हमें एक निष्पक्ष चुनाव की जरूरत है कहीं भी। वैसे ही हम डॉक्टरी में काम करते हैं, तो किसी का पर्चा निकालेंगे तो उसको होता है कि निष्पक्ष होना चाहिए। किसी को क्या सजा होती है, कोई जीतता है हारता है, ये हमारा उतना बड़ी बात नहीं रहती जितना निष्पक्षता जो है। ये हमारा पूरा इतिहास देखें, नजर डालें तो उसमें अब क्या हो गया। अब जो मेरे को महाभारत की बात याद आ रही है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। शकुनी पाशाधारा, जो शकुनी, अगर शकुनी बैठ जाएगा तो फिर तो पांडव तो हारेंगे, फिर तो जीतेंगे, दुर्योधन ही जीतेगा।
और फिर जो भीष्म पितामह है, जितने भी हैं, कोई विद्रोह होगा जो बोलेगा, नहीं तो फिर सब वो राज के जो है चारपाई से बंधे रहेंगे। अब क्या हो रहा है, अब मैं इलेक्शन कमीशन पे पहले मिस्टर राजीव कुमार, मैं इसमें नहीं जा रहा कि आपने रेफरी अपनी मर्जी का लगाया सुप्रीम कोर्ट को अधिलंघन करके, उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। अब जो आपने लगा लिया, अब राजीव कुमार बार बार जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हैं, उससे एक तो पूरे का पूरा ऐसे प्रतीत ऐसे मालूम होता है जैसे वो भी एक पार्टी चुन रहे हैं। अब मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये दो गठजोड़ चोर नहीं लड़ रहे थे, गठबंधन, एक तीसरा राजीव कुमार भी चुन रहा था। वो बातें इस तरीके से कर रहा था जैसे वो खुद ही चुन रहा है। अब क्या मैं बताऊं, जैसे इसमें पारदर्शिता की जरूरत है, वो बोलता है ये हम तो पारदर्शिता कर ही नहीं सकते इस तरीके से, हम तो डाटा जो वोट का अंकड़ा है कितनी वोट पड़ी वो तो हम बता ही नहीं सकते, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। अब उसके जो तर्क थे, जब उसने तर्क दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया माननीय, कि जी बहुत दूर से लोग आते हैं, हमारा वहाँ नेट नहीं होता, वो एनकोर ऐप हमारी काम कई दफा नहीं करती, थके होते हैं, बहुत लेट तक वोट बनती है, तो हम उसको कैसे डाटा उसका अंकड़ा डाल सकते हैं। दूसरा, तो उसमें 3 तारीख को, 3 जून को, 3 जून को यही बात बोली कि देखिए किसी जो आपने जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आप डाटा क्यों नहीं डालते, 3 दिन हो गए अब तो, कहने लगा नहीं नहीं 1 2 3, अब तो 6 तारीख को डलेगा। 4 तारीख को रिजल्ट कैसे निकालेंगे, एक सवाल है उसपे। मतलब ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि आप बिल्कुल, चार बिल्कुल। तारीख को काउंटिंग कर रहे हैं 1957 सीटों की, जिनका आप बोलते हैं डाटा तो हमें जो अंकड़ा है वो तो बाद में मिलेगा कि वोट कितनी डली। जब वोट डली का नहीं पता तो मिली का कैसे पता चलेगा। जो वोट गिरी है उसकी तो आपको मालूम नहीं है, जो किसी को मिली है वो आप 4 तारीख को बता देंगे। ये अपने आप में ये बड़ा सवाल, मेरे को वैसे जरा दिक्कत है इस बात में समझने में भी कि यार इस कुर्सी पे बैठ के आप ऐसी बात करते हैं। इसको जो निरक्षर लोग होते हैं ना वो ऐसी बात नहीं करते, उनको मालूम होता है यार ये तो फंस जाएंगे। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, दूसरी बात कहने लगे जी इतने दिन, अब उसको मैं दूसरी बात भी पूछता हूँ। वो कहते हैं जी बड़ा दूर है, ये मुश्किल है, इतने दिन लगेंगे। उन्होंने पहला डाटा हम जानते हैं 11 दिन के बाद पाया, दूसरा 4 दिन के बाद, तीसरे फेज का डाटा 7 तारीख को फेज हुआ है, 8 तारीख की शाम को डाटा डाल दिया 10 बजे। जो 7 तारीख को हुई है 93 सीटें, 93, ये पड़ा है मेरे पास, ये मैं दिखा देता जी, हूँ। ये देखिए, ये 7 तारीख को डाला उन्होंने पहले, उसके बाद ये 8 तारीख को ये फाइनल डाटा डाला हुआ है, जितना उसका आज भी उतना ही है। उससे पूछे कोई 93 सीट, 11 स्टेट्स, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहां से आप फिर दूसरे दिन कैसे डाल दिया। उसके बाद जो चौथा फेज हुआ, चौथा चरण हुआ, चौथे चरण का जो 13 तारीख को हुआ उसका 17 को डाला, पांचवें का 20 को हुआ, 22 को मिल गया, पांचवें में 22 को कैसे मिल गया। सो इसलिए इस पे एक तो शंके ये है। अब दूसरा बात जो ये कहता है भाई दूर से आते हैं, मुश्किल है, ऐसा है। मैं अपने जो हैं दर्शक उनके भी एक थोड़े से टेबल बनाए हैं, कभी जी, मैंने वो आर्टिकल लिखना था, ये जी, अब मैं देख रहा हूँ, ये एक टेबल में दिखा रहा, इसमें जी। क्या है। स्टेट वाइज़ टोटल आपने कुछ स्टेट वाइज़ टोटल किया है? हाँ, हाँ, ये है कि यूपी में ये पहले चरण में 3.7 3.6% बढ़ाया, दूसरे चरण में 2.45, तीसरे में जितना डाला, तीसरे चरण में जितना डाला उसका 0.21 बढ़ा, वही रहा। चौथे चरण में 0.34 बढ़ा, वही रहा। पांचवें चरण में 0.23 बढ़ा, छठवें चरण में 0.01, उतने ही रहा जितना डाला था। सातवें चरण में 0.25। मैं मिस्टर राजीव कुमार से ये पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश है उसके जो जिले हैं वो दिल्ली से बड़े हैं या छोटे हैं।
दिल्ली से वहां नेट ज्यादा है या कम है, चंडीगढ़ से नेट कम है या ज्यादा है, वोट की गिनती ज्यादा है या कम है, वोट गिरने की गिनती ज्यादा है या कम है, पोलिंग जो बूथ हैं, निर्वाचन के जो कक्ष हैं, उनकी गिनती ज्यादा है या कम है। यहाँ नहीं बढ़े, उसके कारण हम नहीं जाएंगे। यहाँ नहीं बढ़े तो बीजेपी की सीटें कम होगी। 80 में से आप जानते हैं 33 करीब रह गए। जहां जहां इसका इससे अब चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ तो केवल 5 लाख वोट पर, 5 लाख वोट है, 10 किलोमीटर के एरिया में है पूरा सारे बिल्कुल। पोलिंग बूथ, और 642 पोलिंग बूथ थे, निर्वाचन कक्ष थे। उनका डाटा 4 दिन के बाद भेजता है, 5 दिन के बाद। उसको पूछो, उसका भाना जो है, इससे पता चलता ना कि ये गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, इसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। तो क्या होता है, मान लीजिए इसको मालूम नहीं है कि ये ऐसे होता है, नहीं होता, कई दफा ये ऑफिसर ऐसे होते हैं, फिर वो ऐसे देखने की कोशिश करेगा कि यार ये हो क्यों रहा है, ऐसे चंडीगढ़ में कैसे इतना लेट हो गया, और यूपी में ऐसे कैसे वही डाटा रहा, वहां कोई लाइन नहीं थी, वहां कोई डाटा चेंज नहीं हुआ। ये तो सवाल एक आम उसमें आएगा। अब मैं दूसरा एक और बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए, कि इन्होंने जितना जितना भी अपना किया काम, उसमें अब एक उड़ीसा का देखेंगे आप। उड़ीसा में ये है, उड़ीसा में चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें चरण में चुनाव हुआ। जी। इसमें पहले में 11.83 बढ़ाया, फिर 12.78 बढ़ाया, फिर 14.38 बढ़ाया, फिर 10.84 बढ़ाया। इतना वोट बढ़ा दिया तो पूरी की पूरी सीटें जीत गई बीजेपी। नवीन पटनायक से इनका झगड़ा था, उसको हराना था। बिल्कुल। अब मैं जाता हूं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 12.54% बढ़ा दिया, करीब सारी सीटें जीत गए टीडीपी और ये मिलके। अब मैं जाता हूं महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र है, ये पड़ा है। इसमें पहले 5 चरण में चुनाव हुआ, ये तीसरे खाने में, चौथे में। जी। ये बिहार, ये यूपी, ये वेस्ट बंगाल, ये महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में इसने बढ़ा दिया 8.42, 9.20, 8.78, 9.46, 8.01। ठीक है, इसका एवरेज मैंने निकाला है 9, करीब 8.9 बनता है। इसको बढ़ाने से जो इसका बिल्कुल सुपड़ा साफ होना था, वो सीटें ले गया। अब ये वोटें बढ़ाने का काम क्या था, बाकी फिर मैं बाद में जाता हूँ। बीजेपी के 2 एम थी जो उन्होंने, जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल भी दिया है। वो थे कि एक तो हमने सीटें बढ़ानी है, दूसरा जो हमारे विरोधी हैं उनको हराना है, तीसरा हमने जहां हमारा सुपड़ा साफ होता रहता है, सीट नहीं है, वहां वोट प्रतिशत बढ़ाना है, सीट ना भी मिले। वो वोट प्रतिशत पंजाब ने बढ़ा लिया, 11 से 11 रहा है उनका 98 में, 9 to 11% रहा है। 98, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, सब मेरे पास डाटा है। जब ये इकल्ले चुन लड़े असेंबली की, तब भी इनका यही रहा। अब 18.56% हो गया। अब मैं उस पर भी आऊंगा। इसी तरह तमिलनाडु में अपनी वोट परसेंट बढ़ा लिया। सो दूसरा एम इनका था वोट परसेंटेज। कोई बोलेगा जी सीट तो जीते नहीं, आप कैसे बोलते हैं कि ऐसे तमिलनाडु में इनको 9.72% बढ़ाने की क्या जरूरत थी जब सीट ही नहीं जीतना था। जरूरत तो थी। मोदी साहब ने बोला है कि हमने बहुत सी वोट ली है, क्योंकि मोदी साहब ने पहले 33% वोट ली थी, सेकंड जो 2019 में 38 ली थी, अब उनकी 37 रहेगी। वो कोशिश कर रहे थे कि 39 हो जाए, नहीं तो 37 भी नहीं रहती थी। तो इसलिए लोगों के ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जनमत है, वो बहुत जनमत सही बात। दिखाने के लिए, उस वोट को बढ़ाने के लिए, अब राजीव कुमार उनका एक जो है हथियार बन गए। जो वो चाहते थे वो करते। इसलिए अब चाहे मोदी साहब हो, चाहे कोई आईएनडीए के घटक हो, ये जो आंकड़ा है ये सबके सामने आए, ये सबकी जरूरत है। लेकिन मोदी साहब कहते हैं आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी या एनडीए को कोई कोई चिंता नहीं है कि आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा, दूसरों को चिंता है। इससे भी पता चलता है कि वो एक तरफा काम कर रहे हैं राजीव कुमार। नहीं तो अगर एक पेपर हुआ है, वो पेपर ठीक होना चाहिए। जो पास होने वाला है वो भी चाहेगा भी पेपर तो ठीक होना चाहिए, जो फेल होने बिल्कुल वाला है वो बिल्कुल। भी यही चाहेगा।
सो बिल्कुल। इसलिए इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो इनका आपस में कोई समझौता कह लो, कुछ भी कह लो। अब मैं दूसरे जैसे असम, अब असम में इनके जो सीएम साहब है, उनकी बहुत ज्यादा कोई शाख नहीं रही थी। तो असम में इन्होंने 6.87, 10.51, 10.19 बढ़ाया। तो आप जानती हैं 75% सीटें ले गए। अभी ये इन्होंने मध्य प्रदेश में भी 4% बढ़ाया है। अभी अगर हम इसको देखेंगे झारखंड में, इसमें जो है वेस्ट बंगाल में, उसमें भी 3 से 6% तक बढ़ाया है। तो इसलिए कुछ 10 सीटें रह गई 18 से, नहीं शायद कोई भी ना रहती। तो उस रूप में एक जो मैं देखता हूँ कि ये मैं अगला आंकड़ा देता हूँ, ये तमिलनाडु में 9.53% बढ़ाया है इन्होंने, तमिलनाडु में। ये पूरा तमिलनाडु में। डाटा, हाँ, ये पूरा डाटा मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उतारा हुआ है। जी बिल्कुल। टेबल मैंने बनाए ने, लेकिन ओरिजिनल उतार के रखा है, ताकि वो तो गायब भी कर देते हैं ना बाद में कि जी हमारा तो हाँ है वो नहीं, तो उन्होंने। सो इसलिए ये मैं बता, अच्छा आप मानेंगे, ये जो है अपना लक्षद्वीप में 25%, 25% वोट बढ़ाते, एक सीट है। 25% वोट लक्षद्वीप में बढ़े। बढ़ा दिए बाद में, हाँ। अरे बाप मतलब रे, ये जितनी मेरा ध्यान नहीं था। जितनी पहले दिन बोली, उसके बाद 5 दिन के बाद 25% बढ़ा के बोल। अब ये बातें, वहां ये जो है चंडीगढ़ में, उतने वोटर है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, 25% के। नहीं वोटर तो उसमें है, वो वोटर तो सारे वो वहां थोड़े ही है, गिनती में है। 25% बताइए, परसेंट इज समथिंग, वो रिलेटिव का। अब चंडीगढ़ में जो मैं पहले बात बोल रहा था, 5.18% बढ़ाई है 5 दिन के बाद। इसको पूछो भी चंडीगढ़ कितना दूर है? चंडीगढ़ में अगर नेट नहीं चलता फिर तो कहीं भी नहीं चलता होगा। जिसमें सबसे कम वोट है प्लेन एरिया में, उसमें भी आपने बढ़ा दी, क्योंकि इसका था, अभी जो चंडीगढ़ का कैंडिडेट कांग्रेस का जीता है, वो 2500 3 के 4, 2500 वोट से जीता है, नहीं तो वो 25,000 से जीता। बिल्कुल। क्यों? वो भी इनकी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ रहेगी, नहीं वो हरा भी देते इसको, क्योंकि चंडीगढ़ में इन्होंने प्रेस रिलीज बना रहा था। दिल्ली में 4.21% बढ़ाया है। अब हम देखें तेलंगाना में 4.28% बढ़ाया है। हम देखते हैं तेलंगाना में फिर सीटें ले गई। सो जहां जहां आप देखेंगे इनका कि उत्तराखंड में 3.58% बढ़ाया है। इसी तरह राजस्थान में पहले चरण में 6.5% बढ़ाया, दूसरे चरण में 5% बढ़ाया। इसी तरह कर्नाटका में भी 6% से 5% बढ़ाया। अब देखेंगे, अगर हम नजर डालेंगे इस पे, कि जहां जहां इन्होंने वोट परसेंटेज अपना बढ़ा दिया, ईसी ने बढ़ा दिया, तहां तहां इनकी सीटें बढ़ गई, जहां इनकी वोट बिल्कुल। परसेंटेज बढ़ गई। जहां एक सीट है, एक स्टेट है, रादर सीट नहीं, एक स्टेट है जहां ये बढ़ा नहीं पाए दूसरे चरण के बाद। यूपी। अगले 5 चरणों में 64 सीटें थी, वो 5 चरणों में यूपी में। अब उसका भी मैं एक आंकड़ा अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, कि जो पहले 2 चरणों में जहां बढ़ा, वहां बीजेपी का वर्चस्व है। 16 में से 9 सीटें ली है बीजेपी और उसके अलाइज ने, जबकि बाद में सही है। 34 में से 27 सीटें आई हैं। उस हिसाब से तो जब आनी चाहिए थी। ये भी अपने आप ही यूपी का ही आंकड़ा बताता है कि जब उन्होंने थोड़ी बहुत बढ़ाने के सफल हो गए, तो ज्यादा सीटें ले गए। जब नहीं सफल हुए तो सीटें कम हो गई। ये दूसरा मेरा। तीसरा मेरा ये है कि जितनी वोटें डाली गई, जितनी वोटें गिरी, क्या उतनी ही वोटें ईवीएम से निकाली गई? ये भी एक आंकड़ा मैं देख रहा था, मेरे सामने पड़ा है कहीं। तो उसमें क्या जी। है, मैंने ये 29 सीटें तो ये फर्स्ट फेज की, और पंजाब की 13, और राजस्थान की और 5-6। सो मैंने करीब 48 सीटों का आंकलन किया है। इनमें आप मानेंगे मेरे जी, सिर्फ एक सीट, केवल एक सीट, जिसमें जितनी वोट इन्होंने बोली उतनी ही निकली है ईवीएम से। बाकी सब में कम या ज्यादा निकली है, कम ही निकली है वोट, या कहीं ज्यादा निकली है। अब ईवीएम में वोट डल गई, वो तो एक गुल्लक है। उसमें तो जितना पैसा पड़ गया, वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब आप क्लिक हाँ उसमें। करके बंद हाँ करके वो गिनते एक बार उसमें डाल दिया
एक गुल्लक में 100 की नोट डाल दी तो वो 100 की नोट रहेगी अंदर, वो 100 का ना नोट ही 101 रहेगा, होगी 10 तो बन ही ना नहीं 99 सकता, होगा। हाँ 101 होगा। ये तो छोटे बच्चे जानते हैं कि जितने हम चेंज डालते हैं रेजगारी उतनी ही निकलती है, सिक्के की गिनती भी उतनी निकलती है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस गुण को किसी ने ना छेड़ा हो। इसका मतलब ईवीएम में कहीं ना कहीं तो छेड़ करी है, क्योंकि जितना डाल दिया उतना तो निकलना चाहिए ना। ये मैंने कभी करा, और ये भी क्या कहाँ से लिखा है, ये भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। बिल्कुल कितना वोट डला था, कितना उन्होंने काउंट करके अब सभी प्रत्याशियों को मिला, और कितना हुआ टोटल किया हुआ ईवीएम वोट्स। मैंने वो पोस्टल बैलेट नहीं उसमें डाले, ईवीएम वोट्स ही देखे हैं, उसमें भी उधर भी, कि ईवीएम में कितना गिरा था। अब इससे पता चलता है कि आपकी ईवीएम में कुछ भी हो, गड़बड़ तो है ही। बिल्कुल। आपकी ईवीएम तो ठीक ही नहीं बता रही। अगर आप 48 सीटों में से केवल एक सीट है जिसपे जितनी वोटिंग गिरी उतनी ही निकली है, तो 47 में इतना इतना गैप है, कहीं 3,000 का, कहीं 4,000 का, कहीं 5,000 का, तो फिर कहीं ना कहीं तो बड़ा गड़बड़ है। लोग बोलते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब इनको ईवीएम का कोई सवाल हुआ या नहीं हुआ, कोई सवाल करे या ना करे, सच तो सच रहेगा ना। बिल्कुल सच को तो आप झूठ नहीं ना बना सकते। ये सच को बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब तो तीसरी दफा शपथ ले लिया है, अब तो अपना कार्यकाल चलाना है, और अब प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है कि इसको ये जांच पड़ताल करें कि ऐसे क्यों हो रहा है, कोई बड़ी कमेटी बनाए। नहीं नहीं, ये उनका दायित्व है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं अब वो पार्टी के नेता होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री है, उनकी ड्यूटी बनती है। आप बोलेंगे वो क्यों करेंगे, मैं मानता हूं नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को बोलना है। एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, मैं ना पीएम रिलीफ फंड में पैसे भेजता रहता हूँ। तो मेरी बेटी कहने लगी, पापा क्या भेजते हैं आप रोज, तो प्राइम मिनिस्टर की। मैंने बोला मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं भेज रहा, मैं नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं करता। देश बात के बहुत सही है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, वो तो सबके लिए है। तो इसलिए मैं हाँ वो देश के प्रधानमंत्री जी को बेनती विनय कर रहा हूँ कि आप ये जो इतना आंकड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, इसको ठीक तो कर दो। ये तो कोई कोई ना कोई कमेटी वगैरह बना दो, कोई जुडिशियल जांच करवा दो कि ये जो आंकड़ा है इसे बदल क्यों रहा है। क्योंकि ईवीएम में तो बिल्कुल नहीं, पर्ची पर डाली हो, कोई कह सकता है जी इधर गिर गई होगी, पता नहीं चला होगा, कोई जेब में डाल के ले गया होगा, ठीक है, इसमें तो जेब में डाल ही नहीं सकती, ये तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग है। वो इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया कि ईवीएम तो चाहिए जी, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। अब आपने मान लिया वीवीपैट गिनने को तैयार नहीं, कुछ नहीं, जो भाई आपने गिना उसको तो प्रूव कर दो, ये वो तो हम नहीं करो बोल कम से रहे। कम। हाँ, कम बात से सही कम है। इतना तो करो। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं बचपन में ना दुकान करता था। अगर किसी को शंका हो कि यार मेरे को ठीक नहीं लगता आपका जो अ, वजन किया है, मैं बोलता यार ये कंडी पड़ी है, आप जोख लो, खुद ही जोख लो, मैं क्या चला गया। जब आप ठीक काम करना चाहते हैं, आप देखो कि आपको तो शंका निवृत्ति, मैं निवृत्ति क्यों कर रहा हूँ, शंका निवृत्ति हमारे जो पूरी संस्कृति है जिसका ये ढंढोरा पीटते हैं, उसमें सबसे बड़ा काम ही ये है कि शंका निवृत्ति करनी है। किसी को शंका हो बिल्कुल। गया, उसकी निवृत्ति करनी है। मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, मरीज आता है कि जी आपने ऑपरेशन किया था, मैं तो ठीक नहीं हो रहा, मैं उसकी शंका निवृत्ति करता हूँ कि भाई आप ठीक भी हो रहे हैं, आपको शायद भ्रम बन गया हो, या सचमुच में आप में कोई गड़बड़ हो गई है। अगर मैं उसकी शंका निवृत्ति हूँ, मैं बोलूँ देखो आपको किसी ने सिखा दिया होगा, मैंने क्या आपसे पैसे लिए हैं, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी के कारण ही तो आया है, इसीलिए तो आया, मैं उससे पैसे नहीं लेता, इसीलिए तो आया कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि उसका ऑपरेशन ठीक ना हो। इसलिए हमने राजीव कुमार को जो लगाया वो इसीलिए लगाया है कि निष्पक्ष चोन हो। दूसरी, मैं जो अभी चैनल्स पे कभी बात स्ट्रेस नहीं हुई हमारी नई जनरेशन के लिए, हमारे जो संविधान, हम संविधान बचाने की बात करते हैं, हमारा संविधान तो बचेगा ही तब जब हमें आस्था होगी चुनी हुई सरकार में। आस्था तब होगी जब हमें मालूम है कि निष्पक्ष चुनाव हुए। जिस दिन हमारा उस निष्पक्ष चुनाव पे, अब 25, 30, 35% लोग तो विश्वास करने हट गए हैं, जब निष्पक्ष चुनाव ही ना रही, तो फिर लोग बोलेंगे कौन सा प्राइम मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर, ये तो ऐसे ही आए हैं। आप तो थोड़ा ध्यान रखते हैं ना कि कहीं केस ना बना दें, फिर बोलेंगे यार बना लो, है तो आप ऐसी। लोग अदालतों में बोलना शुरू कर देते हैं फिर एक सीमा से जाके। तो इसलिए मेरी निवेदन इतनी है हमारे जो दर्शकों के लिए भी, सब लोगों के लिए, कि मैं ये डेटे को जब देख रहा था मेरे को एक आश्चर्य था। वो एक और मैं क्यों कहता हूँ, कोई कहेगा नहीं जी एक दफा इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया आप तो उसके पीछे ही पड़ गए,
हैं। अब इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है, उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है, इतना उसका मुश्किल काम है। मुश्किल काम के लिए तो मेरा ये है कि पूरी की पूरी मशीनरी भी उसी के पास होती है। बिल्कुल। हमने इसीलिए उसको सारी मशीनरी दे दी। तो अगर फिर भी वो काम नहीं कर सकता फिर छोड़ दे। अगर फिर भी वो काम नहीं कर सकता फिर ना करे, फिर छोड़ देना, कैसे क्यों बैठा। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम 17C फॉर्म टेम्पर कर देंगे, सील होता है, हम डाल नहीं सकते। ये इनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए मिस्टर राजीव कुमार की जो इंस्ट्रक्शन है, ये मैंने उतारी हुई है। इसमें लिखा है कि एक तो 17C फॉर्म ईवीएम के साथ सील करके भेजना है, और ये नीचे येलो कलर की एक उसकी प्रति अनसील्ड भेजनी है, ताकि उसको यूज करते जाएं डाटा जोड़ने के लिए, ये काम करने के लिए। अब वो अनसील्ड से देख लो भाई। अब गुजरात की कहीं इसी वेस्ट में किसी स्टेट में झगड़ा पड़ा, शायद राजस्थान में था, तो कि जी ये तो 611 ईवीएम का गड़बड़ होगी, ये तो नंबर ही बदल दिए। तो जो वहां का सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट का था, वो कहने लगा देखिए जी अब तो फिर 17C फॉर्म तो अब सील है, उसी में नंबर लिखा हुआ है, तो अब तो जो काउंटिंग वाले हम चेक कर लेंगे। मतलब उसने भी गलत बयानी किया कि उसके पास तो भाई अनसील्ड पड़ा है। वो बोलता ठीक है यार, पड़ा हुआ है। अनसील्ड हाँ। से हम अभी अनसील्ड से मिला लेते हैं, अगर उससे ही अंतर हुआ फिर उस दिन मिला लेंगे, अगर उससे कोई अंतर ना हुआ फिर उस दिन दोबारा फिर मिला लेना। आपके पास है, आपको मालूम है कि आपके पास है, आप गुमराह कर रहे हैं। ये बातें जो हैं कि ये बनते बातें शंके पैदा करती हैं। अब ये क्या करते हैं लोगों को मैं तो कहूंगा बेवकूफ बनाने के लिए। हम यहाँ के चंडीगढ़ जैसा तो आप सिटी ब्यूटीफुल, और इसके चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हम मिले, बहुत प्रेम से मिला, बहुत सी हमारी ध्यान से बात सुनी। जब मैंने बोला कि ये गड़बड़ होती है जब आप सिंबल लोड करते हैं वीवीपैट में, तो कहने लगा सिंबल तो हम लोड ही नहीं करते, हम तो बाहर चिपका देते हैं। मैं भाई साहब वो बगैर लोड किए कैसे उसको पता चलता कि बाहर चिपके सिंबल कौन सा है? सच में, मतलब जो ये हमारे एक वफ्द बहुत, उसमें एक रिटायर्ड कर्नल थे, उसमें एक रिटायर्ड डीजीपी थे, हैं, तो उस वफ्द में वो बोल रहा है उस डेपुटेशन में कि नहीं 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 ये तो हम बाहर बस चिपकाते हैं, इसमें तो हम कोई वो नहीं करते। फिर मैंने उसको लिख के भेजा, जो कमेटी में गए थे हम उनको, कि देखिए उस दिन वो ऐसे बोला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को सेव करके रखना है 6 हफ्ते के लिए। सो जब हम जो टेक्नोलॉजी जो लोगों को समझ आ सकती है, जो लोग खुद देख सकते हैं, उनको हम उससे कहते हैं ना, इस आपने हाथ नहीं लगाना। इसी से मेरा ईवीएम पे, मेरे को तो, मैं तो कोई टेक्निकल नहीं हूं, लेकिन मेरा ईवीएम पे 2 सवाल हैं जो मैं दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ। एक तो मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं रजिस्ट्रार था मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो हमने पेपर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करवाया, तो वो रिजल्ट निकालने के लिए प्रोग्राम बनाना होता है। तो उनका प्रोग्राम मेरे को कहने लगा कि सर मेरे को की आंसर की दो। मैंने बोला तेने आंसर की क्या करनी है? नहीं नहीं सर वो तो, मैंने बोला तू तो आंसर की से तो ऐसे लिख देगा कि इस बच्चे के इतने सारे ठीक पढ़ ले, क्योंकि प्रोग्राम तो तेने बनाना है, कंप्यूटर ने थोड़ा पढ़ना है, वो तो प्रोग्राम ने पढ़ना है। वो प्रोग्राम बना दिया भाई इतने बच्चों को फर्स्ट पे निकाल दे, वो निकाल देगा। तो सही। उसका प्रोफेसर आया कि जी आपने हमारे प्रोग्राम को नाराज कर दिया। मैंने बढ़ाओ अपने प्रोग्राम, मैं थोड़ा सख्त भी हूँ इन मामले में। आ गया, हाँ मैं कहा, बता काका क्या बात है? वो जी मैंने रोटेशन चाहिए, सवाल होते हैं ना पहले ही, जो सेट है उसमें ये हाँ पहला सवाल है, हाँ। अगले सेट में कोई वो 20वां होगा। तो मैंने बोला फिर रोटेशन मांगना, तू तो आंसर की मांगता है। हम्म। अब ये इनकी आंसर की है कि प्रोग्राम बना दो कि हर तीसरी वोट, हर चौथी वोट, हर पांचवी वोट कहाँ जाए। ईवीएम तो काम ही प्रोग्राम से कर रही है, उसका हार्डवेयर तो प्रोग्राम की सहायता से काम कर रहा है। हार्डवेयर को कुछ भी ना करो, प्रोग्राम में करना है। प्रोग्राम वहां कमल का बटन दिखाता है, आपने बटन दबाया है, आपके सामने कमल आ गया, लेकिन मैं हेरा फेरी हाथ के हक में करना चाहता हूं। मेरे सामने जो प्रिंट हो रहा है वो आ गया हाथ का, लेकिन वो तो प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। पीछे जो प्रिंट होना है, जो कंट्रोल यूनिट में जाना है मैसेज, उसमें जा रहा है कि ये तो हाथ को वोटर डली है। तो इस रूप में प्रोग्राम में आप दोनों बातें कर सकते हैं कि पहले पार्ट में आप प्रिंट करेंगे इसको, दूसरे पार्ट में आप संदेश भेजेंगे इसको। ये हम रोज ही देखते हैं। तो इसलिए ये क्योंकि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं,
प्रोग्रामिंग में इनको प्रोग्रामिंग लोगों को दिखानी होगी। हम जी बर्न कर देते हैं, बर्न करेगा तो बर्न करेगा कौन देख पाएगा, बंद तो कर दिया। लेकिन पहले दिखाओ ना कि ये पड़ी है जी, देखो जिसने देखनी है देखो। अगर कोई बोलेंगे देखो जी पहले हम 20 करते थे चेकअप, 50 करते हैं, अब हमने बोल दिया 100 कर दिया करो। आपको मालूम है कि 100 चेक करना है, तो आप 100 के बाद उसका वो प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं बनाना है ना। आप बोलेंगे 100 तक मत करना है ये रवि नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए मैं इसको पूरी डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने वहां पेपर लीक होता था, हम पूरे के पूरे स्विच वगैरह उतार देते थे। स्कैनिंग होती थी, की डालो आंसर आ जाएगा। किसी को एक को भी शंका नहीं रहती थी। और अगर कोई फिर भी चेक करना चाहता था तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, मैंने बोल दिया कि 10,000 रुपया भरो, अपना पेपर देखो खुद ही। अगर मार्क करना खुद 15,000 भरो, खुद मार्क कर लो, हमारे ऑफिसर बैठे होंगे ताकि आपको गड़बड़ ना कर पाए। कर लो मार्क, हमें क्या एतराज है। और मेरे ऑफिसर से मेरे से ये भी पूछा कि सर अगर रिजल्ट चेंज हो गया, मैं कहा हम चेंज कर देंगे। कर देंगे। अगर कंप्यूटर ने उसको नहीं उठाया, उसका जो लगा हुआ था थोड़ा फेट था, स्कैनर ने नहीं उठाया, तो आंख से तो देख ही गया उसने, तो हम ठीक कर देंगे, हम लिख देंगे, उसका कारण बता देंगे। हमें ठीक करने, गलती ठीक करने में क्या एतराज होना चाहिए। गलती होगी, मशीन से होगी। अब आपने जो बोला वीर जी कि मशीन और मशीनरी दोनों मिले हुए हैं। दोनों जब मिले हुए हैं। मशीन और मशीनरी मिल गई तो फिर क्या करेंगे। एक हम बोलते हैं, जब काबे से कुफ्र निकलेगा तो इंसाफ कहां से आएगा। तो इसलिए मेरी तो ये निवेदन है, मैंने ये अकेला अकेला डाटा अकेला अकेला डाउनलोड करके अकेली अकेली सीट का और अनबायस्ड जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे जो दर्शक हैं, किसी ने डाल दिया कि जी 150 सीट पे 1,000 वोट के कम से अंतर से जहाँ जीते हैं, 30 सीटों पे तो 500 से कम जी के 100 से कम है। मैंने इमीडिएटली 543 की डाउनलोड किया, एक एक निकाला कि कितनी कितनी सीटों पे कितने कौन सी सीट कितनी वोटों पे हारी हुई है, कितनी वोटों पे मतलब उसका फैसला हुआ। ये देखो, ये मैंने ऐसे चार्ट बनाए हुए हैं, हर चीज का बनाया है कि कौन सी पार्टी, कौन सी स्टेट, कितने वोटों पे सीट वो जीती जा रही। तो ये अगर कोई ऐसे ही बोल देता है, बहुत से लोग बोल देंगे ये तो जी ठगी है, ये तो काम ही नहीं करते, ये इलेक्शन कमीशन से कह रहा। हम इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं बोल रहे, हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि भाई आपकी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये मुझे आपकी ड्यूटी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि लोगों को यकीन दिलवाए कि नहीं भाई, विश्वास दिलवाए कि भाई जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, आपका ठीक हो रहा है। ये उसकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। हम तो 4 लोग बोल देंगे, 10 बोल देंगे, वो तो पूरे देश का इंचार्ज है। उसकी ड्यूटी है कि देश की जन जन में ये भावना चली जाए कि यार ये बंदा गड़बड़ नहीं करेगा। सो उस रूप में मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा ये मॉरल राइट है। मैं जो हार्ड टाइम से ब्लू स्टार का नाम सुना होगा आपने, उन दिनों में जी। मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर का नाम भी सुना होगा क्योंकि वो इंदिरा गांधी का मर्डर के साथ जुड़ा, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैं इंचार्ज था 3 जून 1984 को। और हमारे साथ सरकार की बनती भी नहीं थी, हमारे हॉस्पिटल को पूरा मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया था। मिलिट्री ने देने से इनकार कर दिया, हमने तब भी अस्पताल चलाया। लेकिन एक बात थी, कोई अकाली हो, कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, एक भी हमारे पे उंगली नहीं उठाता था। वो कहते थे अगर गर्ग साहब के साइन हो गए ना, फिर बात ठीक ही है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। आपका विश्वास ही होना चाहिए लोगों में कि नहीं यार ये गलती नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा, ये सिर कटा देगा, कि नहीं ये काम नहीं करेगा। अगर आपने अपना ईमान ही बेच दिया, ईमान बेचने की बात है ना, ये तो ईमान की बात करते हैं राजीव जी बहुत ज्यादा। अगर ईमान ही बेच दिया फिर रह क्या गया। डॉक्टर मरीज को मारना चाहेगा फिर तो मरीज नहीं बच सकता। रसोईया ना। अपने भोजन खाने वाले को मारना चाहे तो कैसे कैसे बचेगा वो। तो इसलिए राजीव कुमार की ड्यूटी है, राजीव कुमार को ये करना होगा। राजीव कुमार को ही हैज टू कम क्लीन, अपने आप को बिल्कुल निष्पक्ष और पाक पवित्र दिखाना होगा। आज तक वो दिखा नहीं पाए, बल्कि उल्टी बात है, वो एक पार्टी बन के खड़े हुए हैं। अगर वो, लास्ट बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल को आप पूछ मेरा, वो ये है कि अगर वो अब नहीं बाज आएंगे, अब नहीं अपने आप को निष्पक्ष साबित करने की कोशिश करेंगे, अब इस बहानेबाजी से नहीं टलेंगे, तो फिर एक दिन आएगा लोग उसको पकड़ के खींच भी लेते होते हैं। लोग बिल्कुल। इज्जत मान उतना देर ही करते हैं जितना देर वो इज्जत मान के लायक हो। जब वो उसने अपना वो जो उसका वर्चस्व था वो खत्म कर लिया, तो फिर वो राजीव कुमार तो कोई बहुत बड़ा नहीं है,
कि भी उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए मेरी निवेदन ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है, अब ये मेरे को यकीन है, मैंने कैलकुलेशन लगाई है, सब कुछ किया है। जैसे एक लास्ट बात है, यहाँ मेरी एक इंटरव्यू लेने आया पंजाब के, उसके बारे में होती रहती है कि क्या होगा जी चोण में। जी तो जी कोई जी। बीजेपी के नजदीक था, मैंने उसका नंबर सेव किया, अनरिलेटेड, उसने ऐसे उल्टे सीधे सवाल भी पूछे होंगे कहीं, कभी ना कभी। कहने लगा सर मैं इंटरव्यू करने, मैंने बोला कर, तो मैं तो कभी मना नहीं करता जब मेरे पास टाइम हो, लेकिन टाइम पहले लेना पड़ता है। तो मैंने उसको अपना पूरा कैलकुलेशन बताया कि बीजेपी कोई सीट नहीं ले पाएगी पंजाब में, अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है थोड़ा बहुत। तो जो है अपना ये कांग्रेस और आप वाले ये 10 सीटें लेंगे, 3 सीटें उन, वही 3 सीटें जो गई हैं, वही उनको बता के ये 3 सीटें इनको जाएंगी, वो इसको जाए उसको जाए दूसरा। तो जाते जाते मेरे को बोलने लगा, सर हमें तो ये है कि 5 सीटें तो बीजेपी लेगी। मैं कहा, ठीक है मुबारक आपको। फिर वो कल मेरी इंटरव्यू लेने आया, कहने लगा सर आपका तो बिल्कुल ही ठीक लगा, आपने तो सीटों के नाम गिना दिए थे। मैंने बोला मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा हूँ, मैं तो साइंस बिल्कुल के हिसाब से काम करता हूँ। जो विज्ञान है वो तो दो और दो चार ही रहना है, बिल्कुल। विज्ञान में 2 और 2 5 थोड़ा बन जाएगा। तो इसलिए विज्ञान से जब आपको मैं सुनता हूँ तब भी आप भी पूरा, आप एक ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे बात हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं। हमने लोगों को भ्रमित नहीं करना, एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। उसको बचाने के लिए राजीव, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका तो लालच है, वो तो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, वो तो आरएसएस को कुछ कर सकते हैं, वो तो आचार्य शंकराचार्य की बात नहीं मानेंगे, वो उनका काम है। मेरा काम ये है कि जो रेफरी है वो शकुनी पाशा ना खेले। अगर शकुनी पाशा बिल्कुल। खेलेगा फिर महाभारत का जंग होगा, और फिर महाभारत के जंग का आप जानते हैं फिर क्या होता फिर विनाश होता है सर। है बस। अराजकता फैलती है, केओस होता हाँ, है और बहुत बड़ा विनाश होता है। विनाश काले बात सही है। विपरीत बुद्धि। और हाँ, विपरीत बुद्धि होती है तभी विनाश, हाँ, विनाश काल पर ही होती है वो। और बात बहुत सही है कि रेफरी को शकुनी नहीं बनना चाहिए, या वरना फिर ये सब बातें होती है। अभी भी है, अगर राजीव कुमार में थोड़ा बहुत भी कहीं जमीर का ज जो है बचा हो तो वो जाग हाँ जाए। वरना बिल्कुल। फिर क्या होगा कि ये सब चीजें जाएंगी, ये हाँ तो ये वो नहीं सुनेंगे तो मेरे को कौन। तो मेयर जी, हाँ मेरे को ये भी लगता है कि अरुण कुमार, क्योंकि हमारे पंजाब कैडर का था, हमारे पटियाला से ही पढ़ा हुआ था, बहुत इंटेलिजेंट है, वो छोड़ के इसी कारण गया कि मैंने इतनी हेराफेरी नहीं करनी। हाँ, वो मेरे को वही ऐसा कारण लगता है। होगा और कुछ नहीं होगा, वही कारण होगा हाँ, कि इतना थोड़ी बहुत इतना तो चलो इतना। कोई भी सरकार, भाई इतना नहीं मैं हाँ कर सकता। मेरे को एक, हाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कोई सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई थी, तो हमारा खराब करना था कैरियर ये वो, मैंने उसको पूछा ऑफिसर को कि तेने, आपने क्यों नहीं लिखा, वो थोड़ा डरने वाले भी थे। कहने लगा मैंने जाके बोल दिया कि मैं हूँ ब्राह्मण, मैं गौ हत्या नहीं कर सकता, अगर गर्ग साहब को कुछ कहना होगा तो गौ हत्या होगी, तो मैं गौ हत्या नहीं कर सकता। ये अरुण कुमार शायद इसीलिए चला गया हो कि गौ हत्या नहीं करनी मैंने, हमारे वो इसकी। हत्या नहीं कर, बात सही है। तो बहुत 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 ही बहुत उचित जानकारी, बहुत सार्थक जानकारी आपने विथ डेटा जो है, डेटा निकाल के आपने जो दी है, ये भी दर्शकों तक पहुंचना, इस देश की जनता तक, नागरिकों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आपने वक्त निकाला। और और भी सारे बहुत सारे मुद्दों पर मैं समय समय पर आपको कष्ट देता रहूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप मना नहीं करेंगे और बातचीत करने के लिए उपलब्ध होंगे। श्योर 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 श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। तो दोस्तों, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब, जो जिनका पूरा जीवन जो है वो सेवा में बीता है, समाज की चिंता करने में बीता है, समाज के सरोकार के साथ बीता है। और सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशन, मतलब मेडिकल फील्ड ही नहीं, राजनीति और समाज के ताने बाने को भी बहुत करीब से देखते हैं। उन्होंने जो डेटा निकाल के हमको और आपको दिखाया कि किस तरह से कौन कौन से राज्यों में कितने कितने प्रतिशत वोट बढ़े, और फिर वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें और वोट शेयर बढ़ा। उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी कितनी कितनी सीटों पर जो वोट डाले गए थे ईवीएम मशीन में, वो उससे ज्यादा या कम निकले। ये कैसे हो सकता है? आपको याद होगा, हमने 1 महीने पहले एक प्रोग्राम, आपको वीडियो एक बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि 2019 में भी 80 लाख के आसपास वोट जो है उसमें फर्क था, डाले गए वोट में और गिने गए वोट में। तो ये कैसे हो सकता है?
जो 19 में हुआ था वो इस बार 24 में भी हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि मोदी साहब ईवीएम बिल्कुल जिंदा है और उसकी जो दुष्प्रवृत्ति है वो भी बिल्कुल जिंदा है। इसलिए आप देश की जनता को मूर्ख तो वैसे तो आप वो बना ही रहे, लेकिन इस मामले में कम से कम ईवीएम और गवर्नमेंट मशीनरीज के दुरुपयोग के मामले में हम पूरी कोशिश करेंगे कि देश की जो भोली भाली जनता है वो उस छलावे में न आ जाए जो कि आपके द्वारा हमेशा कोशिश किया जाता है। यही बताना था दोस्तों। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम की लंबाई जरूरी थी, बात पूरी तरह से आप तक पहुंचे इसलिए तो हमने बात पहुंचा दी। अब आपके ऊपर है कि आपको ये कैसी लगी बातचीत, जानकारी कैसी लगी। जो भी हो आप हमको लिख के कमेंट करके इस बॉक्स में हमको बता सकते हैं। आप ये आप ही के लिए है बॉक्स, और फिर अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को जो है हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, और हमारे बहुत सारे आप जानते हैं कि नेशनल समेत और भी चैनल हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखिए, ताजी हवा को आने जाने का रास्ता दीजिए, बहुत जरूरी होता है जीवन में। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।